हाय फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 और इकोनॉमिक्स एमजेसी 5 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम तो 15 तारीख से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है किससे? अल्पकाल से। उसी में जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, जो कि क्वेश्चन में हम बताए हैं। दूसरे, अल्पकालीन उत्पादन फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। कौन सा होगा? सब होगा इसमें। देखिए, पहला ऑप्शन है स्थिर उत्पत्ति साधनों की दृष्टि से अवधि छोटी होनी चाहिए। सही बात है। और ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सब हो जाएगा। दो का डी, 3 नंबर। अब उत्पत्ति साधनों व उत्पादन के मध्य भौतिक संबंध को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने नाम दिया था। तो उत्पत्ति ह्रास का नियम, ये नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी, 3 का। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी से इसे तैयारी कर लीजिए। अब ये रहा 4 नंबर। यहाँ पे लिखें कुल स्थिर लागत को किससे दिखाते हैं या दर्शाते हैं? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TF, यानी कुल स्थिर लागत। इसके बाद है परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों का अन्य स्थिर साधन के साथ प्रयोग करने से प्राप्त उत्पादन कहलाता है कुल उत्पादकता। यानी परिवर्तनशील साधन की निश्चित इकाई और क्या अन्य जो स्थिर साधन है, जो परिवर्तनशील साधन और जो स्थिर साधन है, दोनों को जो जोड़ के हम बोले थे ना, होगा उनका कुल कुल दोनों को मिला के बन जाएगा टोटल, नहीं वही हो जाएगा कुल उत्पादकता। 6 नंबर। विभिन्न उत्पादन स्तर पर उत्पादन साधन अनुपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, औसत उत्पादकता। 7 नंबर। परिवर्तनशील साधनों में एक इकाई का परिवर्तन करने से उत्पादन में हुआ परिवर्तन कहलाता है। 4 ऑप्शन है, जो कि होगा एक ही, सीमांत उत्पादकता। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, जैसे कि ये सीमांत से रिलेटेड ये क्वेश्चन बाकी है, और भी जैसा आगे आएगा उससे बता देना। वो क्वेश्चन अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 नंबर। उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होगा? उत्पादन की जो प्रथम अवस्था यही है, सीमांत उत्पादकता व कुल उत्पादन दोनों बढ़ती है। उत्पादन की प्रथम अवस्था में ये होता है कि सीमांत का उत्पादकता व कुल उत्पादकता दोनों बढ़ती है। और इसका प्रथम हुआ, द्वितीय, तृतीय, 3 गो अवस्था है इसमें। 9 नंबर। उत्पादन के प्रथम अवस्था में औसत उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है, पीछे जस्ट है तो वही क्या होती है? बढ़ती है। पिछला क्वेश्चन में भी यही सवाल था, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजिंग था। देखिए क्या था ये। यहाँ पूछा तो सिर्फ उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या है, और यहाँ है उत्पादन की प्रथम अवस्था में औसत उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है। 10 नंबर। उत्पादन की प्रथम अवस्था कहलाती है उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, यानी कि इसमें जो प्रथम अवस्था में जो ना उत्पादन बढ़ता है, यानी उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। 11। उत्पादन की द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादकता व औसत उत्पादकता दोनों घटती है। इसमें द्वितीय में धीरे धीरे घट रहा है, यानी उत्पादन की द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादकता व औसत उत्पादकता दोनों घटती है। हाँ, इसमें एक ही ऑप्शन लिखे थे और नहीं लिखे थे। 12। उत्पादन की द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन यानी घटती हुई दर से बढ़ता है। क्या? घटती हुई दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। 13। उत्पादन की द्वितीय अवस्था कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी, घटते हुए औसत उत्पादन की अवस्था। घटते हुए औसत उत्पादन की अवस्था।
चौकदन देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उत्पादन की तृतीय में सीमांत लागत होती क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चौकदन नंबर में पहला में थोड़ा बढ़ता है, दूसरा में घटता, और जो उत्पादन की तृतीय अवस्था जो है इसमें सीमांत लागत ऋणात्मक हो जाती है, यानी पूरा घटने लगता है, ऋणात्मक। तो 14 हो गया। अब आगे देखिए, पंद्रह, उत्पादन की तृतीय अवस्था में कुल उत्पादकता घटती है। देख रहे हैं, कुल उत्पादकता घटती है। 16 नंबर, उत्पादन की तृतीय अवस्था कहलाती है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। जस्ट सेम अभी ये क्वेश्चन यहाँ था, ये वाला ऋणात्मक तृतीय वाला, और यहाँ हो गया ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। अब 17 नंबर क्या, उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता है। जैसे कि इसे टोटल हो जाएगा, यानी सब हो जाएगा। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ समरूप होती है और स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं, और विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थापना होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। 18 नंबर, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण है साधनों की सीमितता और साधनों की भाज्यता, लिखा अविभाज्यता, और सी साधनों की स्थिर और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति ह्रास नियम। यहाँ एक क्वेश्चन ये बचा है, इसका भी करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी है मौद्रिक लागत, ये भी क्वेश्चन अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, करा देंगे इसका भी। तो मौद्रिक लागत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। बीस नंबर, अब किसी वस्तु के उत्पादन पर किए जाने वाले कुल मुद्रा व्यय कहलाती है मौद्रिक लागत। है किसी वस्तु पर अगर पूरा खर्च करेंगे तो क्या कहलाएगा? किसी वस्तु को हम खरीदेंगे तो उसमें जो खर्च होगा वह कहलाएगा मौद्रिक लागत। 21 नंबर, मौद्रिक लागत में सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए मौद्रिक लागत सब जो है मुद्रा से ही रिलेटेड है। कच्चे माल पर व्यय, मजदूरी पर व्यय, पूंजी पर दिया गया ब्याज, उपयुक्त सभी, सब में मौद्रिक यानी मुद्रा का जो उसमें खर्च करते हैं वो हुआ लागत, तो वही उसमें लगता है। अस्पष्ट लागत में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? तो स्वामी पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित किया जाता है। देखिए अस्पष्ट लागत क्या होता है? जैसे हम किसी को क्या उधार, यानी वो पूंजी होता है ना, वही। तो उधार पूंजी पर ब्याज जो लेते हैं वो, और भवन का ह्रास, श्रमिकों की मजदूरी, यानी उपयुक्त सभी। 24 नंबर, अस्पष्ट लागत। देखिए उत्पादक द्वारा प्रदत्त सेवा की मजदूरी, स्वामी पूंजी पर ब्याज, सामान्य लाभ, उपयुक्त सभी। 25 नंबर, अल्पकालीन लागतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भाग में, जैसे कि अल्पकालीन लागत यानी कि हो जाएगा 2 लागत है ना इसमें, स्थिर लागत और परिवर्तनशील, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था, और जो क्वेश्चन बाकी है वो अभी 4 दिन सा टाइम है, इसके पहले वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।